वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि जो होता है अ, आ, क, छ, पूरा क, आधा ख, सभी जो है ध्वनि होता है। तो ध्वनि है यह मौखिक भाषा होता है, जबकि वर्ण जो है यह लिखित भाषा होता है। ध्वनि और वर्ण में यही अंतर है कि ध्वनि मौखिक भाषा होता है और वर्ण जो है लिखित भाषा होता है। यानी कि वर्ण के उच्चारित रूप को हम ध्वनि कहते हैं, यानी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसी को ध्वनि कहते हैं। यदि परीक्षा में पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसमें ऑप्शन दिया हो ध्वनि वर्ण दोनों ऑप्शन दिया हो, तो यहाँ हम सही उत्तर करेंगे ध्वनि को। इसलिए कि सबसे पहले मौखिक भाषा आया, इस संसार में सबसे पहले मौखिक भाषा आया, इसके बाद जो है लिखित भाषा आया। तो इसलिए ध्वनि को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मानेंगे, वर्ण को नहीं। यदि ध्वनि नहीं दिया है ऑप्शन में, तब वर्ण को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मानेंगे। अब देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से रखा गया तथा उसी व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे की सहायता नहीं लेते, अर्थात जिनके उच्चारण में दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। यह स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह 11 होते हैं। जबकि अंग और अह यह जो है इस स्वर में इसकी गिनती नहीं करते हैं, यह अयोग्य बा होते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। अंग अह जो है यह अयोग्य बा होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्वर के प्रकार। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के प्रकार। तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर भी स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर अर्थात अ, ई, उ, री यह 4 होते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। यह जो दीर्घ स्वर है इसमें जो है इसका हिंदी में प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है। आ जो है अ मिलाकर आ बनता है, दीर्घ बनता है। ऐसे ही बड़ी जो है छोटी छोटी मिला के बड़ी बनता है। तीसरा है संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। यह जो है संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर जो है ए जो है अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो इससे ए बनता है। ऐ बनता है अ आ के बाद ए या ऐ आए तो ये ऐ बनता है। ओ बनता है अ आ के बाद उ आए तो यह ओ बनता है। और औ बनता है अ आ के बाद ओ या औ आए कोई एक आए तो इससे औ बनता है। तो यह संयुक्त स्वर है। तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा यानी जिसको बोलने में जितनी मात्रा या जितना समय लगे उस आधार पे भी स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लूट स्वर। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री यह 4 हर्ष स्वर होते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ यह दीर्घ स्वर होते हैं। तीसरा होता है प्लूट स्वर। प्लूट स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा या 3 से अधिक का समय लगे उसे प्लूट स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जैसे राम, तो इसका 3 अक्षरों के बराबर उच्चारण करेंगे। मात्रा के आधार पे स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर। तो जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार। जीभ के आधार पर भी स्वर के 3 प्रकार होते हैं।
पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। पहला अग्र स्वर, जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है, यानी जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए ऐ, यह अग्र स्वर 4 होते हैं। इनका उच्चारण करने में ई ए ऐ, तो यह जो है जीभ का अगला भाग, आगे का भाग कार्य करता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। इसी प्रकार मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, उसे जो है मध्य स्वर कहते हैं। इसमें अ आता है, जैसे कि अ का उच्चारण करेंगे तो जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। तीसरा है पश्च स्वर, इसमें अ उ ओ औ, जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। यदि हम इनका उच्चारण करें आ, तो जीभ का पिछला भाग कार्य कर रहा है, तो अतः इसे पश्च स्वर कहा जाता है। इसको याद करने का ट्रिक है, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीच में। आ जो है पश्च स्वर होता है, ओ भी जो है पश्च स्वर होता है, ऊ जो है यह भी पश्च स्वर होता है, और बड़ा ऊ भी पश्च स्वर होता है, औ भी पश्च स्वर होता है। तो इस तरह इस ट्रिक से कि आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे मतलब कि पश्च हो गया, आओ उल्लू पीछे पीछे मतलब पीछे पीछे यानी पश्च, तो यह हो गया। और अ को छोड़ो बीच में, बीच में मतलब मध्य में, तो अ को छोड़ो तो यह अ जो होता है यह मध्य स्वर होता है। इसके अलावा जो बचेगा यह जो है अग्र स्वर होगा। तो इसको याद करने का ट्रिक है, आओ उल्लू पीछे पीछे यानी पश्च, अ को छोड़ो बीच में यानी मध्य में, तो यह हो गया मध्य स्वर। अयोग्य बा किसे कहते हैं? जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोग्य बा कहते हैं। पहला है अंग अह, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। तो अतः इनकी गणना हम स्वर में नहीं करते हैं, इनकी गणना न तो स्वर में करते हैं और न ही व्यंजन में। तो वर्णों के प्रकार में हमने पहला प्रकार देखा स्वर, और दूसरा वर्ण का प्रकार होता है व्यंजन। तो आइए अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी जिनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन होता है क, तो क ऐसे ये आधा क है, जब तक इसमें अ न जोड़ा जाए तब तक यह पूरा क नहीं बन सकता। जैसे क, अ का उच्चारण आ रहा है, क अ का उच्चारण आ रहा है, तो हम ख, तो ख में भी अ का उच्चारण आ रहा है। तो व्यंजन में व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी वह व्यंजन पूर्ण होता है। तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें होता है पहला स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। इन सबको मिलाकर यह 33 होता है। यानी कि व्यंजनों की कुल संख्या 33 और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 44 होंगे ये। ऐसे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब यह जो है क से लेके और म तक, क से लेके म तक यह स्पर्श व्यंजन होता है। इसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। यह क ख ग घ अंग, इसे क वर्ग, च छ ज झ ञ, इसे च वर्ग, ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं इसको देखते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, क से कंठ, तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। क बोलेंगे तो इसका देखेंगे कि उसका उच्चारण आप करके देख सकते हैं, इसका उच्चारण कंठ से हो रहा है। तो कंठ से इसके अलावा ह, अ, आ और अह, इनका उच्चारण भी कंठ से होता है। और च क्या होता है? च वर्ग जो होता है पूरा, यह तालु होता है या तालाब्य होता है। च छ ज झ य, इनका उच्चारण तालु या तालाब्य से करते हैं। जैसे जब हम च का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है, जिह्वा जो है, वो तालु को टच करती है या स्पर्श करती है। तालु व्यंजन इसके अलावा य, तालाब्य स, छोटी बड़ी, यह भी, इनका भी उच्चारण तालु से होता है। इसके बाद ट वर्ग जो है यह मूर्धा होता है। ट वर्ग का उच्चारण करते हुए जीभ को ऊपर की तरफ मोड़ के उच्चारण करते हैं, इसलिए इसे मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं। इसके अलावा यह मूर्धन्य स और यह री, इनका भी उच्चारण मूर्धन्य, यह भी मूर्धन्य होते हैं। इसके अलावा
त वर्ग त थ द ध न, यह दंत्य होते हैं। जब इनका उच्चारण हम करते हैं, इसके बाद यह दंत्य स भी यह दंत्य होता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है दांत को टच करती है। इसके अलावा प वर्ग जितने हैं इस यह ओष्ठ होते हैं। प जब बोलते हैं तो दोनों होठ आपस में चिपकते हैं। तो लड़कियां पापा न कह के डैड कहती हैं, इसलिए कि होठ का लिपस्टिक खराब न हो। ओष्ठ छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी ओष्ठ होता है। अलावा अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंत्यस्थ व्यंजन जो है य र ल व, यह अंत्यस्थ व्यंजन होता है। और अगला होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन स स ह, यह जो है उष्म व्यंजन होते हैं। तो यह सभी को मिला के व्यंजन जो है कुल 33 होते हैं। तो इसमें 25 हो गया यह स्पर्श व्यंजन, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह 4 हो गया, यह अंत्यस्थ व्यंजन 4 हो गया, और उष्म व्यंजन यह 4 हो गया। यह सबको जोड़कर यह 33 होता है। अगला देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है इसको हम लोग व्यंजन में गिनती नहीं करते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ जो है आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। त्र जो है आधा त प्लस पूरा र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो है आधा ज और य से मिलकर बनता है। स्र जो है आधा तलाव्य स और र से मिलकर बना होता है। तो यह भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनके उच्चारण में वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है, वायु जो है अलग अलग मुंह में अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख में नाम मात्र का स्पर्श करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से य व को हम लोग अर्ध स्वर में रखते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण खाकर निकलने से उष्मा या गर्मी पैदा करे, तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन में तीनों स और ह होते हैं, इसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यह घर्षण करके संघर्ष भी करता है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। यह स और ह होते हैं। द्विगुण व्यंजन अ और अह को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कैसे यह 52 होती है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, अयोग्य बा अंग और अ की संख्या 2 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, और द्विगुण व्यंजन अ और अह की संख्या 2 होती है। तो यह कुल मिलाकर 52 होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर यानी कि क ख ग घ अंग च छ ज झ या यानी कि 5वां अक्षर जो होता है यह नासिका होता है। यानी इसके उच्चारण में हम लोग नासिका यानी कि नाक का भी प्रयोग किया जाता है। प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के भेद। तो प्राण या वायु के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो उच्चारण में कम वायु मुख से निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? उच्चारण में अधिक वायु या प्राण मुख से निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण और यहाँ है महाप्राण। तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो होता है वह अल्प प्राण होता है, जबकि महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग का पहला अक्षर हो गया क, तीसरा हो गया ग और 5वां हो गया अंग, यह अल्प प्राण होते हैं। जबकि महाप्राण इसका
ख और घ यानी कि दूसरा और चौथा यह महाप्राण होते हैं। यानी कि विषम संख्या के स्थान पे जो रहे, जैसे कि 1, 3, 5 यह विषम संख्याएं हैं, तो इनके स्थान पे जो रहेगा वह अल्प प्राण होता है। ऐसे ही च, ज, या, ट, ठ, अ, त, द, न, प, ब, म यह सभी अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व यह भी अल्प प्राण होते हैं तथा इसके अलावा सभी स्वर अ, आ, ई ये सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, अ, थ, ढ, थ, ध, फ, भ यह जो है महाप्राण होते हैं, यानी कि दूसरा और चौथा। इसके अलावा उष्म व्यंजन स, स, ह यह उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। यहाँ से परीक्षा में अल्प प्राण और महाप्राण से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद, घोषत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इसके आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला अघोष और दूसरा सघोष या घोष, यह दो प्रकार के होते हैं। अघोष किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों कम झंकृत होती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती है उसे अघोष कहते हैं। सघोष किसे कहते हैं? सघोष या घोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती हैं तो उसे सघोष या घोष व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजन जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है या घोष होता है। जैसे क वर्ग का क, ख यह अक्षर जो है यह अघोष होंगे और ग, घ, अंग यह तीसरा, चौथा, पांचवा यह जो है सघोष या घोष होंगे। इसी प्रकार च, छ, त, थ, त, ध, प, फ, श, श, स यह सभी अघोष होंगे और सघोष। इसके अलावा ज, झ, या, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म इसके अलावा अंत्यस्थ य, र, ल, व, ह इसके अलावा जो है य अंत्यस्थ व्यंजन और ह यह जो है सघोष होते हैं, जबकि यह तीनों स जो है अघोष होते हैं। जबकि इनको स, इसमें सघोष में स आता है, इसको सघोष होना चाहिए, लेकिन यह सघोष न होके यह अघोष होते हैं। इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और य, र, ल, व, ह इसमें स नहीं आता, लेकिन यह सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व यह चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। मूल रूप से अर्ध स्वर य, व होते हैं। जैसे य, व जो है अर्ध स्वर होते हैं। र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है और ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। परीक्षा में पूछ दे कि पार्श्विक व्यंजन कौन है, ऑप्शन में दे दे य, र, ल, व, तो पार्श्विक व्यंजन ल होता है और र जो होता है लुंठित व्यंजन होता है। तो इसको याद देखिए, इसमें लुंठित ल से नाम है, लेकिन यह लुंठित ल नहीं होता है, र लुंठित होता है, जबकि ल जो है पार्श्विक होता है। इसको याद रखने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। आगत व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जो दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं उसे आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे उर्दू फारसी से ज, फ आए हैं तो इसे हम लोग आगत व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही ये ओ यह व्यंजन जो है अंग्रेजी से आया है तो इसे भी आगत व्यंजन कहेंगे। जैसे यह है ऐसे अंग्रेजी में इसका प्रयोग होता है। तो जैसे डॉग पे आप लोगों ने देखा होगा ऐसा लगा रहता है, तो यह जो है अंग्रेजी भाषा से आया है, तो अतः इसे आगत व्यंजन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वर्णमाला समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।